हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 8 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से आर्टिकल्स जो कि इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। फर्स्ट, अगर फ्रंट पेज से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अभी लगातार सुनवाइयाँ चल रही है कोविड-19 का, जो अभी ये सिचुएशन चल रही है सेकेंड आउटब्रेक के चलते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका के लिए और ज़्यादा ऑक्सीजन अलोकेट करने की एक अपनी तरफ से सिफारिश की है। तो दूसरी तरफ दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 700 मैट्रिक टन की बात कही है कि दिल्ली को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अवेल कराई जाए। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो कर्नाटका में लगभग 45,000 से ज़्यादा डेली के केसेस आ रहे हैं। और अभी फाइनल जो एक तरीके से डिसीजन लिया गया है कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा, वो ये कि 10 से 24 तारीख तक वहाँ पर भी स्टेट लॉकडाउन लगेगा, टोटल लॉकडाउन। राजस्थान का कल हमने देख ही लिया था, अब कर्नाटका की भी न्यूज़ आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि सिचुएशन और ज़्यादा ग्रेव हो चुकी है और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। और इसी चीज़ को ये इधर की रिपोर्ट शो कर रही है कि अगर हम देखें तो 24 स्टेट्स में 15% पॉजिटिविटी देखी जा रही है। दैट मीन्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर इंडिया में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों में अगर देखें तो 30 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर केसेस बहुत ही ज़्यादा स्टीपली राइज हो रहे हैं। दैट मीन्स इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा है इन डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इस चीज़ की वजह, इसकी चलते कर्नाटका हो गया, राजस्थान हो गया, और भी कुछ और स्टेट्स हो सकते हैं। अभी आज 8 तारीख हुई है, 9 तारीख कल का और गैप है, हो सकता है 1-2 स्टेट्स और मिले जो कि टोटल लॉकडाउन लगा दें 2 हफ्तों का, 10 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक। ठीक है, तो ये सिचुएशन की ग्रेविटी को देख करके ये इतना किया जा रहा है। दूसरा, जो सेकंड कोविड वेव अभी आई हुई है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये कि रूरल इंडिया में इसके इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए। इसके चलते क्या हो गया कि वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते क्या हो गया है, वहाँ पर जल्दी से अटेंशन नहीं मिल पा रही है पेशेंट्स को, और जब तक वो सिटीज़ में पहुँच पाते हैं तब तक और ज़्यादा बिगड़ जाती है उनकी तबीयत। और इसी के चलते डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लगभग 4 गुना। फर्स्ट जो आउटब्रेक हुआ था, फर्स्ट वेव जो कोविड-19 की आई थी, उसके कंपैरिजन में सेकंड वेव में डेथ रेट लगभग 4 गुना है। और इसके पीछे वजह क्या है, मेन स्टडी क्या बता रही है कि रूरल इंडिया में सेकंड वेव के चलते हैं ज़्यादा कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं। ये चीज़ तो मैंने कल भी अपने गांव बात की थी, तो ये चीज़ पता पड़ी कि मेरे गांव के नियर बाई भी लगभग 5 से 7 जनों की डेथ हुई है कोविड-19 के चलते पिछले 15 दिनों के अंदर अंदर। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत वीक है। और जब भी हम बजट की बात करते हैं तो एक चीज़ हमेशा सजेस्ट की जाती है कि हेल्थ केयर पे हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। अगर आप बजट के टाइम के जो जितने भी जो आर्टिकल्स थे ना हमारे एडिटोरियल में, तो उसमें ये चीज़ बार बार बोली गई थी कि प्राइमरी हेल्थ केयर को और बूस्ट करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि गांव के लोगों की थोड़ी बहुत अगर बीमारी भी है तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना होने से पहले ही हल्का फुल्का ट्रीटमेंट दे करके उनको सही किया जा सकता है। क्योंकि कोविड के शुरुआती सिम्टम्स बड़े सीधे और आसान होते हैं जिनको ट्रीट किया जा सकता है, बट शुरुआत में अगर टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है और फिर वो फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा फ्रंट पेज पे अगर दूसरी न्यूज़ की बात करें, ऑक्सीजन रैकेट। अब आप देखो कि इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट होता है हमेशा कि कोई भी चीज़ की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो ऐसे में जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि केसेस कितने ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में ऑक्सीजन की डिमांड तो ज़्यादा है और सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पा रही है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन रैकेट पकड़ा गया है दिल्ली में। आप देखो कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है उनको छुपा के रखा हुआ है और महंगे दामों में बेचा जा रहा है अलग अलग मार्केट्स में। ठीक है, तो खान मार्केट में जो इटरीज है, मतलब जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर पकड़ी गई है, ढाबे हैं, वहाँ पर पकड़ी गई है ये।
तो ये एक चिंता की बात भी है कि देखो ऑक्सीजन या फिर रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग का तो आपने बहुत सुना होगा कि कितनी ज़्यादा मतलब डोसेस जो हैं वो 5-5, 6-6 ज़्यादा गुना ज़्यादा रेट के ऊपर लोग बेच रहे हैं छुपा छुपा करके, ठीक है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है, जबकि सिचुएशन हमें पता है कि अभी तो जितना ज़्यादा अवेलेबल हो सके ये ड्रग्स, ऑक्सीजन, उनकी ज़्यादा सप्लाई इंश्योर करने की ज़रूरत भी है। इसके अलावा इधर आप देख सकते हो कि केस लोड लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं कि जो अकेले ही बहुत सारे पेशेंट से डील कर रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जा रहा है, डॉक्टर वीके शर्मा, ठीक है, ये अपने क्लिनिक पे बड़गांव पड़ेगा, यहाँ पे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहाँ पर अकेले ही बहुत सारे पेशेंट्स को एक साथ देख रहे हैं। ऐसे गाँवों में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि लगातार बिना थके अपनी पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि लोगों की जान बचाई जा सके, ठीक है। तो ऐसे में कभी भी इंटीग्रिटी की बात आए, डेडिकेशन की बात आए, तो वहाँ पर इन एग्जांपल्स को हम कोट कर सकते हैं कि डॉक्टर वीके शर्मा ने ऐसे ऐसे किया था एथिक्स पेपर के हिसाब से, ओके। इसके अलावा आप देखोगे ये इधर वही बात चल रही है उसी लाइन में कि इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ बातचीत को लेकर के कि हाँ इलेक्शन कंडक्ट कराने चाहिए, नहीं कराने चाहिए, उनको लेकर के तो नहीं काम का है ये। इसके अलावा ये इधर ये भी कुछ काम का नहीं है, इधर भी कुछ काम का है नहीं देखने के लिए। इधर नीचे वाले आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है कि MIT से पास आउट ग्रेजुएट, फॉर्मर बैंकर और तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि सेंटर को जो है वो स्टेट्स की हेल्प करनी चाहिए, स्टेट्स का जितना हिस्सा, जितना हक उनका बनता है वो हेल्प के तौर पे प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें पूरी मतलब एक तमिलनाडु स्पेसिफिक डिटेल्स दी हुई है, ओके। अगर तमिलनाडु के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो देख लो, वैसे मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो तो चांसेस बहुत कम है कि तमिलनाडु एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करो, राइट। पर ये चीज़ हमेशा रहती है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर कोऑपरेशन हो सेंटर और स्टेट में, एक टीम इंडिया की तरह काम किया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है आगे कोई भी सुनवाई करने से कि जो सेंट्रल विस्टा कंस्ट्रक्शन हो रहा है न्यू दिल्ली में, नया जो पूरा पार्लियामेंट का पूरा कैंपस बनाया जा रहा है, तो उसको सेंट्रल विस्टा बोला गया है, ठीक है। तो एक PIL रजिस्टर की गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये एक तरीके से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप सेंट्रल विस्टा के कंस्ट्रक्शन को रोको, क्योंकि उसके चलते बहुत सारे पैसे उधर डाइवर्ट हो रहे हैं, तो उसको आप रोकोगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिमांड है वो हम पूरी कर सकते हैं। बट एक बार सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, ऐसा अभी कोई मानस नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि इस कंस्ट्रक्शन में सेंट्रल विस्टा में अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो मैंने स्टेटमेंट अभी आपको दिए कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी, बट उसी के उलट एक बार देखो कि वहाँ पर काम कौन कर रहे हैं, वहाँ पर माइग्रेंट लेबर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही है। अगर यहाँ पर सेंट्रल विस्टा को रोक दिया जाएगा तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो ये भी तो एक सोचने वाली बात है। तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बात तो हमेशा एक हाईलाइट होती रहती है कि जुडिशरी पे जब कभी भी कोई जुडिशियल मतलब फंक्शनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जुडिशरी जब भी कोई वर्डिक्ट देती है तो वहाँ पर इकोनॉमी को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखती। तो ऐसे में जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा ब्लेम लगते रहते हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी ज़्यादा होती है। जुडिशरी ने तो अपनी तरफ से बोल दिया कि हाँ भाई हाईवे के आसपास में कोई भी 100 मीटर के आसपास में वाइन शॉप नहीं खोलेगा, पर उसका खामियाजा क्या हो गया कि कितने लोग बेरोजगार हो गए जो कि इन शराब की दुकानों पे काम किया करते थे, जबकि लोग तो 100 मीटर से भी अंदर जाकर के शराब लेकर के आ जाएंगे। तो ऐसे डिसीजन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इकोनॉमी को। तो अब की बार क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, रिफ्यूज़ ही कर दिया कि भाई सेंट्रल विस्टा का जो कंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड अभी हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे। इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट ने भी राजस्थान गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से अब रिस्पॉन्स मांगा है कि भाई आप एक चीज़ बताओ, ये वैक्सीन्स की प्राइस में जो डिफरेंस देख रहे हो ये डिफरेंस क्यों। ये तो देखो एक लीगल बैटल चल पड़ा है और ये चलेगा भी, क्योंकि एक बार अब वैक्सीन आप अवेल करा रहे हो, वैक्सीन को पब्लिक गुड आप बोल चुके हो कि हाँ पब्लिक गुड है ये, तो ऐसे में सरकार को, गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल हो गया
कि ये पब्लिक को सस्ते से सस्ते में या फ्री में अवेल कराया जाए, क्योंकि अब ये बेसिक नीड्स में से एक हो चुका है वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है। तो ऐसे में अगर 600-700 रुपये पर जैब, मतलब एक वैक्सीन का 600-700 रुपये अगर प्राइस लगेगी, तो कैसे आप इक्वालिटी इंश्योर कर पाओगे। अच्छा, दूसरी चीज़, जिन लोगों के पास में पैसा है वो तो एक्सेस कर पाएंगे, जिनके पास में पैसा नहीं है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये भी तो एक चिंता की बात ही है। तो ऐसे में इनइक्वालिटी समाज में ना बढ़े, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये लीगल बैटल तो अब कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आगे ये जो न्यूज़ है LIC की, तो जिन लोगों ने भी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में अपनी इंश्योरेंस ले रखी है, तो उनको एक रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि कोविड के चलते अभी आपको पता है कि डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में जिन लोगों ने भी LIC करा रखी है, तो उनके जो परिवारजन है उनको क्लेम करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि वो म्यूनसिपल हाउसेस में जा रहे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में या म्यूनसिपैलिटी में जाते हैं, और वहाँ से फिर बाद में डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना, फिर बाद में इंश्योरेंस को क्लेम करना। तो ऐसे में बहुत लंबा टाइम लगता है, और ऐसे में और ज़्यादा हारसमेंट होता है फैमिलीज़ का। तो इस चीज़ को रिलैक्स करने के लिए क्या कर दिया LIC ने कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर ESI है या आर्म्ड फोर्सेज है, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, इनके द्वारा अगर एक सर्टिफिकेट रिलीज़ कर दिया गया कि हाँ हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पर इस पेशेंट की डेथ हुई है, तो उस सर्टिफिकेट को भी LIC अब कंसिडर कर लेगा कि हाँ ठीक है, आपको जो भी सेटलमेंट करना है, आपकी इंश्योरेंस जो भी इंडिविजुअल जिसका डिमाइस हो गया है उसका जो इंश्योरेंस था उसको क्लेम करने में फैमिली को प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक फैसिलिटी अवेल करा दी गई है। इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से अच्छे कदम उठाना। ठीक है, तो जब कभी भी आपको लिखना हो कि अच्छे कदम उठाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उनमें LIC के द्वारा ये जो कदम उठाया गया ना कि क्लेम सेटलमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको थोड़ा ईजी कर दिया है। क्योंकि एक तो देखो मेंटल ट्रॉमा रहता है कोविड जैसी बीमारी से अगर घर का कोई मेंबर जाता है तो, और दूसरा फिर बाद में अगर क्लेम लेने में प्रॉब्लम आ जाए और रही सही में फिर बाद में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, तो वो और ज़्यादा मुश्किल भरी ज़िंदगी बना देता है। तो ऐसे में ये कदम बहुत ही अच्छे हैं। आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर आगे देखें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये आपके सामने है कि प्रधानमंत्री किसान स्कीम के अंडर बंगाल के फार्मर्स के लिए अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22, इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो अभी रिलीज़ हो जाएगी मई मंथ के अंदर अंदर ही। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पोर्शन है वो क्या है, PM किसान स्कीम के बारे में जानना। देखो, प्रधानमंत्री किसान स्कीम की अगर बात करें तो इस स्कीम में फार्मर्स को सीधा उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, और इसको बोलते हैं हम DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, इसमें एक साल का 6,000 रुपये का सपोर्ट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर फैमिली को। तो ऐसे में 2-2 हज़ार रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये काम होता है। ओके, तो ऐसे में ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी। अच्छा, ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी, 2018-19 में। ये बजट सेशन जब आया था, बजट में ये लॉन्च किया गया था। तो इसमें प्रोविज़न किस तरीके से होता है, इसमें देखो डेटा कलेक्ट किया जाता है। स्टेट का जो नोडल ऑफिसर होता है, एक स्टेट में नोडल ऑफिसर होता है जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसको बोलते हैं PM किसान योजना। ठीक है, इसमें स्टेट नोडल ऑफिसर जो है वो डेटा कलेक्ट करेगा और उसको ऑथेंटिकेट करेगा, वेरीफाई करेगा, और वेरिफिकेशन के बाद में उसको अपलोड कर दिया जाता है पोर्टल पे। बैचेज में ग्रुप बना लिए जाते हैं किसानों के, और फिर उनके एक एक ग्रुप के अंदर उनको अपलोड कर दिया जाता है पोर्टल पे। फिर जैसे ही डेटा वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद में रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि भाई अब आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो। अब पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो उसमें बेनिफिशियरीज़ कौन होंगे, कितने फार्मर्स हैं, उनके नाम, उनकी ज़मीन की लोकेशन, वो सारी डिटेल डाल दी जाती है, और वो जाती है फिर बाद में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के पास में। और फिर उसके बाद में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर्स रिलीज़ करेगा, और वो फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जब रिलीज़ हो जाएंगे तो वो चले जाते हैं किसके पास में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, और फिर वो ट्रांजैक्शन ऑर्डर दे देते हैं। तो ऐसे में वो जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट, जैसे अभी हम 2,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये इंस्टॉलमेंट उन बेनिफिशियरीज़ के नाम पर क्रेडिट कर दिए जाते हैं और सीधा उनके अकाउंट में पहुंच जाते हैं।
अच्छा, इसमें एक चीज क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा भेजती है वो सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं जाता है। उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा भेजती है वो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से शुरू होता है और सबसे पहले तो जाता है कहां पे, स्टेट नोडल अकाउंट में, और वहां से इंस्टेंटली ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बेनिफिशियरी के। तो ऐसे में रिकॉर्ड मेंटेन करना भी जरूरी होता है कि हाँ, स्टेट के पास में पहले पैसा आएगा और फिर स्टेट का जो पोर्टल है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर नोडल अकाउंट, स्टेट नोडल अकाउंट, वहाँ से फिर ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा बेनिफिशियरीज को। तो ऐसे में सेंटर के पास में भी डेटा हो गया और स्टेट के पास में भी डेटा हो गया कि कितने फार्मर्स को इंस्टॉलमेंट अवेल करा दी गई है। तो ये पूरा प्रोसीजर है मेन। बाकी तो इसमें देखो बंगाल, वेस्ट बंगाल स्पेसिफिक डिटेल दी हुई है जो शायद हमारे काम में नहीं आए। एक बार आप खुद से देख लोगे, मैं इसको थोड़ा स्क्रीन पर एडजस्ट कर रहा हूँ, एक बार आप खुद से रीडिंग मार दोगे, ठीक है, कि जो मेन प्रोसेस था वो हमने देखा। अब छोटा सा टास्क आपको और खुद से कंप्लीट करना है। प्रधानमंत्री किसान स्कीम से रिलेटेड आप लिखोगे पीएम किसान फॉर यूपीएससी, ठीक है, और आप इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ोगे, काम की चीज़ें नोट डाउन करोगे, क्योंकि इन स्कीम्स में जो हाईलाइट रहती है ना न्यूज़ में, इनमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं प्रीलिम्स में। आगे चलते हैं। आगे अगर देखें एक्सप्लेन पेज पे, तो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ वेरिएंट्स एंड कोविड सर्च, कि किस तरीके से कोविड के अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं और वो इतने ज़्यादा इन्फेक्टियस हैं कि जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन भी कर रहे हैं। और अभी जो टारगेट है वो यूथ पॉपुलेशन है, यूथ्स को ज़्यादा अटैक किया जा रहा है। तो ऐसे में इसी चीज़ को समझाया जा रहा है, वेरिएंट्स कहाँ से कैसे डेवलप होता है, म्यूटेशन होता है, क्लाइमेट के हिसाब से वेरिएशन होना, ये सारी चीज़ें रिपीट की जा रही है। तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा इसके नीचे जो आर्टिकल दिया हुआ वो है कि इंडिया ने भी क्लियर कर दिया है एंटीबॉडी कॉकटेल। कॉकटेल का मतलब हो गया कि बहुत सारी एंटीबॉडीज का मिक्स, ऐसी ड्रग जो कि एंटीबॉडी क्रिएट करेगी बॉडी में जाकर के, ठीक है। तो ऐसी एंटीबॉडी कॉकटेल को अलाउ कर दिया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हैं, उनको जब कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ था तो उन्होंने इन एंटीबॉडीज़ को यूज़ किया था। तो जानेंगे इस आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में। इसके अलावा नीचे ये असम की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखें वर्ल्ड पेज पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने जो बैन लगा रखा था कि इंडिया में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कोविड के, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के जितने भी सिटीजन्स फंसे हुए हैं इंडिया में या इंडिया से रिटर्न जाना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन लोगों को रोक दिया गया था। तो ऐसे में अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब जो बैन लगाया था सिटीजन्स पे जो इंडिया से वापस ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, उसको अब लिफ्ट कर लिया जाएगा। ये बात स्टेटमेंट दी गई है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के द्वारा। तो आईपीएल में आपको पता है कितने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे कि हम कैसे रिटर्न हो पाएंगे। तो ये चीज़ फाइनली कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट है, आप कह सकते हो। इसके अलावा WHO के पैनल ने अप्रूवल दे दिया है चाइना का जो सिनोफार्म कोविड वैक्सीन है उसको, कि हाँ इमरजेंसी यूसेस के लिए ये वैक्सीन कैंडिडेट एलिजिबल है। और जो कोवैक्स प्रोग्राम चल रहा है WHO का, WHO के साथ में 2 और बॉडीज़ इन्वॉल्व है इस कोवैक्स प्रोग्राम को कंडक्ट करने में। एक तो है सेपी और एक है गावी, ठीक है। तो अब सेपी और गावी के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल कलेक्ट करोगे और WHO के बारे में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। वही यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको बताया हुआ है। कोवैक्स प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रोग्राम के अंडर ये तीनों इंस्टीट्यूशन मिलकर के जो भी वर्ल्ड में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, गरीब देश हैं, उनको वैक्सीन अवेलेबल कराने के लिए ये प्रोग्राम चालू किया गया है। क्योंकि होता क्या है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं वो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा भी इन्वेस्ट करवा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, तो वो तो क्या है वैक्सीनेशन को कहीं ना कहीं एक्सेस करने में सक्षम है। बट दूसरी तरफ अगर देखिए जो गरीब देश हैं उनको कहीं ना कहीं इन कोविड-19 इन्फेक्शन उनके यहाँ पे फैला हुआ है, तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट देने के लिए ये कोवैक्स प्रोग्राम शुरू किया गया था, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं वैक्सीन इक्विटी इंश्योर करना, राइट। तो उसके लिए अभी आप क्या देख रहे हो कि चाइना का जो वैक्सीन कैंडिडेट है सिनोफार्म, उसको भी अलाउ कर दिया गया है, ठीक है।
इसके अलावा आप देख सकते हो यूएसए ने भी अपने सिटीजन्स को कह दिया है कि इंडिया में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं भाई, अगर आप रिटर्न आना चाहते हो तो आ जाओ इंडिया को छोड़ करके। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं देखो बहुत ही चिंता की बात है। इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम देखें यहाँ पे तो वो है यूएस और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुई थी जैकपोआ 2015 में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए को विड्रॉ कर लिया था 2018 में। तो बातचीत बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली हो रही है क्योंकि ईरान में इलेक्शंस हैं इसी साल में, तो जून में, ठीक है। तो जून इलेक्शन होने से पहले पहले अगर ये न्यूक्लियर डील साइन हो जाती है तो देखो कुछ ना कुछ सक्सेस मिल पाएगी। नहीं तो एक बार अगर ईरान में इलेक्शन हो गए हैं और ये डील फिर से नहीं साइन हो पाई है यूएस और ईरान के बीच में, तो फिर आगे चांसेस भी बहुत कम है। इसकी वजह क्या बताई जा रही है कि जो अभी हसन रूहानी जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं अभी करंट, वो थोड़े से लिबरल हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी एंगेजमेंट्स को बढ़ाना चाह रहे हैं इंटरनेशनली देखा जाए तो। यूएसए के साथ में भी वो एंगेज करने के लिए रेडी हैं। तो अगर हसन रूहानी के रहते रहते ही यूएसए के साथ में ये एंगेजमेंट न्यूक्लियर डील साइन हो जाती है तो ये अच्छा रहेगा ईरान के लिए भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी, क्योंकि हसन रूहानी के अगेंस्ट में अभी जो इलेक्शन कैंपेन हो रहे हैं वहाँ पर जो अपोजिशन में जो इंडिविजुअल खड़े हैं वो बहुत ही रेडिकल हैं और वो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि भाई हम यूएसए के साथ में कोई एंगेजमेंट नहीं चाह रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ये न्यूक्लियर डील नहीं होती है तो देखो वोटिंग के अंदर रूहानी के अगेंस्ट में जो इंडिविजुअल खड़े हैं उनको वोट ज़्यादा मिल जाएंगे और अगर वो इलेक्शन जीत करके प्रेसिडेंट बन गए तो फिर बाद में भूल ही जाओ कि यूएसए और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील होगी भी क्या। तो इसी चीज़ को लेकर के ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, यहाँ पर बातचीत चल रही है कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ये न्यूक्लियर डील फाइनलाइज की जा सके। तो ये बताया गया है इस आर्टिकल में। आगे अगर देखें तो इधर देखो आप, यहाँ पे चाइना का जो कल हमने देखा था ना कि जो पेंटागन, यूएसए की जो एजेंसी है पेंटागन, तो उन्होंने ये बोला कि चाइना ने जो अभी अपना स्पेस स्टेशन का एक पार्ट, परमानेंट स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है चाइना, उसका एक पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं तियान हे, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पे चाइना का जो रॉकेट लॉन्च हुआ था जिसका नाम था लॉन्ग मार्च 5B, इस रॉकेट से लॉन्च क्या किया गया था 29 अप्रैल को तियानही मॉड्यूल लॉन्च किया गया था। ये मॉड्यूल जो है वो किसका पार्ट है, चाइना का जो परमानेंट स्पेस स्टेशन चाइना अभी लॉन्च करने वाला है उसका। तो रॉकेट जब ये लॉन्च कर चुका तियानही को, उसके बाद में रॉकेट का जो बचा हुआ जो डेब्रिस है, जो मलबा है, वो कहीं ना कहीं वापस अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर हो सकता है। ये कयास लगाए गए हैं पेंटागन के द्वारा और बोल रहे हैं कि वो 22 टन का है वो मटेरियल जो है। अब वो धीरे धीरे अगर आएगा भी तो वैसे तो ये बात पक्की है कि हाँ एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद में बर्न आउट हो जाता है, जल जाता है मटेरियल, बर्न आउट नहीं बर्न हो जाता है। तो वो मटेरियल फिर भी क्या है 22 टन का होने के चलते रिस्क पूरी बनी हुई है कि अगर वो मटेरियल कहीं पर भी कोई भी इनहैबिटेटेड रीजन में अगर स्ट्राइक कर गया तो वहाँ पर डेथ हो सकती है, बहुत ज़्यादा लॉसेस रजिस्टर हो सकते हैं। बट चाइना ने क्या कहा है, बोला ऐसा कुछ नहीं है, इतना कुछ हार्म होने के चांसेस है नहीं, अपनी तरफ से क्लैरिटी दी है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये, एक तो लॉन्ग मार्च 5B ये रॉकेट जो कि चाइना ने लॉन्च किया था, और इससे लॉन्च क्या किया गया है, चाइना का जो परमानेंट स्पेस स्टेशन बनेगा उसका एक पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं तियानही मॉड्यूल। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज की अगर बात की जाए तो देखो पेंडेमिक एक तो हमें पता ही है कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन के भी चांसेस हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 स्टेट्स का नाम आपको क्लिक हो गया होगा, राजस्थान एंड कर्नाटका, और बाकी और दूसरे स्टेट्स की ओर देखेंगे तो ऐसे में क्या हो रहा है कि लोगों के दिमाग में पैनिक तो सेट होता ही है ना कि कहीं ना कहीं पिछले साल की तरह लॉकडाउन लगेगा, हमारे पास में पैसे नहीं होंगे हाथ में, तो हम कैसे एग्जिजेंसीज को हम हैंडल कर पाएंगे, जो भी एमरजेंसीज आएंगी, जो भी ज़रूरतें होंगी, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे डेली जो रूटीन डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, वो पूरी करने के लिए। तो ऐसे में लोगों ने क्या कर लिया कि पैसा जो है बैंकों से निकाल करके और अपने हाथ में रखना शुरू कर दिया। और आप देखोगे यहाँ पर जो डेटा शो हो रहा है कि जनवरी 1, 2021 को पब्लिक के हाथ में जो कैश था ना, अकाउंट मतलब हाथों में जो पैसा था कैश के फॉर्म में,
वो था 26,74,707 करोड़, जो कि बढ़कर के अप्रैल 23 को कितना हो गया, 28,03,860 करोड़। तो एक साथ अचानक से आप देखोगे इतना बड़ा अमाउंट लोगों के हाथों में फिर से कैश के तौर पे बढ़ गया है। तो इसकी वजह क्या बताई जा रही है, केवल और केवल पैनिक, जो कि पिछली बार हुआ था। तो ऐसे में अपनी खुद की ज़रूरतों को, मेडिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए हाथ में पैसा अगर रहेगा तो उससे क्या होता है कि आप अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर पाओगे। बस यही चीज़ मेन बताई जा रही है। इसके अलावा जो इधर देख रहे हो, कोविड सर्ज केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप देखोगे इकोनॉमी पर फिर से इसका असर आएगा, और इसमें डाउट है ही नहीं, हमें भी पता है। म्यूटेड इम्पैक्ट है बड़ा शांत, पता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं हॉल्ट पर है, रुकी हुई है, बिल्कुल भी रिवाइवल नहीं है, इवन डिप्रेशन और है, कहीं ना कहीं एक डिप्रेस्ड माहौल बना हुआ है इकोनॉमी में। तो यहाँ पर देखो, ये डेटा बहुत शॉर्ट टर्म बताया हुआ है, तो इसको एक बार आप खुद से देख लोगे तो ठीक है, बाकी डिस्कस करने के लिए और याद करने के लिए कुछ भी काम का इसमें है नहीं। इसके अलावा व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है, उसको 15 मई का जो डेडलाइन दिया हुआ था, अभी उसको व्हाट्सएप ने डेफर कर दिया है कि अभी इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे थे। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा, आप भी अगर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो तो 3 चीज़ें तो व्हाट्सएप अपनी तरफ से बोल रहा है कि हम अगर कोई भी डेटा यूज़ करेंगे तो आपको नोटिफाई करेंगे, और जो कुछ भी करेंगे आपके वेलफेयर के लिए करेंगे, ऐसे करके। बट जो मेन जो डाउट वाली चीज़ थी वो ये कि अगर कुछ भी बिजनेस रिलेटेड डील्स अगर व्हाट्सएप पे कोई कर रहा है, तो व्हाट्सएप किसकी कंपनी है, फेसबुक इसकी पेरेंट कंपनी है अभी फिलहाल। तो फेसबुक जो है वो व्हाट्सएप का डेटा अपनी खुद के मार्केटिंग के लिए यूज़ करेगा। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं डेटा का मिसयूज़, या फिर जो यूज़र है उनकी बिना कोई कंसेंट लिए ऐसे डेटा का यूज़ करना कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा था। तो उसके चलते इंडिया में बहुत सारे सवाल उठाए गए, और डेफर में पहले तो 1 जनवरी का आपको पता है कि 1 जनवरी 2021 की लास्ट डेट रखी थी व्हाट्सएप ने इम्प्लीमेंट करने के लिए इन पॉलिसीज़ को, प्रीवियसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और फिर उसके बाद में जब एक्टिविस्ट ने या फिर जो भी अलग अलग सेक्शंस ने इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज की, तो रिजल्ट क्या रहा कि 15 मई डेडलाइन दे दी थी, अब 15 मई की डेडलाइन को और ज़्यादा पुश कर दिया है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं शो हो रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कैसे अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को अट्रैक्ट करते हैं और उनके डेटा के ऊपर अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सवाल भी बहुत बड़ा है। तो दूसरी तरफ इन कंपनीज़ का जो भी आप जैसे यूज़ करते हो, तो उसके पहले इनके क्या नॉर्म्स हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी रहती है, कैसे ये रेगुलेट करेंगे स्पीच को, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं है अभी भी। तो ऐसे में इनको भी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी तरफ जो स्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट की बात करो या फिर जो यूजर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का माहौल सामना करना पड़ता रहता है हमेशा, कि पता नहीं अब क्या होगा और इस हमारे डेटा का क्या करने वाले हैं ये। ठीक है ना। तो ये चीज़ इसमें बताई हुई है। आगे देखें। और एक चीज़ आपको पता ही है कि राइट टू प्राइवेसी हमारे लिए अब फंडामेंटल राइट है, जो कि हमेशा से रहा है, जो कि क्लियर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में पुट्टास्वामी केस में। ठीक है, कि राइट टू प्राइवेसी, तो डेटा अगर इंडियन यूजर्स का अगर आप कहीं पे यूज़ करो और उनसे बिना कोई कंसेंट लिए, तो वो तो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट चला गया ना, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अलावा अगर देखें तो जो कोविन पोर्टल है, वहाँ पर एक सिक्योरिटी फीचर और ऐड कर दिया गया है। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो भी 18 से 44 साल के इंडिविजुअल्स वैक्सीनेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो एप्लीकेशन डालने के बाद में उनके पास में बिना कुछ वैक्सीनेशन लिए ही उनके पास सर्टिफिकेट आ रहा है कि भाई आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है कि आपने वैक्सीनेशन ले लिया है। तो ये कहीं ना कहीं जो मिस्टेक हो रही थी, टेक्निकल मिस्टेक, इसको करेक्ट करने के लिए कोविन पोर्टल के अंदर एक और फीचर डाल दिया है सिक्योरिटी कोड का। ठीक है, इससे क्या होगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया उनके पास में ये अपने आप ऑटो जनरेटेड जो सर्टिफिकेट है कि हाँ जी आपने जैब ले लिया है, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़। और कोविन पोर्टल आपको पता ही है, कोविड-19 से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए और बायलैटरल कम्युनिकेशन यूज़र और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में एक इंटरफेस का काम कर रहा है कोविन। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज
फॉर्मर कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने एक लेटर लिखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई सर्विस सेक्टर का सर्वाइवल बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा कोविड-19 की वजह से, देखो मैन्युफैक्चरिंग फिर भी चल रही है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी काम हो रहा है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको आई है? सर्विस सेक्टर को। अब वो सर्विस सेक्टर चाहे एजुकेशन लो आप, चाहे टूरिज़्म लो, चाहे ट्रैवल लो, चाहे एविएशन सेक्टर लो, हर एक सेक्टर को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर फॉर्मर कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी के द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की गई है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो भी बेनिफिट्स अलोकेट किए गए थे सर्विस सेक्टर के लिए अंडर द स्कीम, दैट इज सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, SEIC, उस स्कीम के अंडर में जो भी बेनिफिट्स अलोकेट किए गए हैं आप उनको रिलीज करो, जिससे कि कम से कम सर्वाइव तो कर सकें ये सेक्टर। ठीक है, आप देखोगे कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर ही सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल काम करती है। ठीक है, तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को पहले भी कहा था कि अर्जेंटली जो नोटिफिकेशन है उसको इश्यू किया जाए SEIS के लिए। SEIS क्या है? सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। दैट मीन्स सर्विसेज को आप जो एक्सपोर्ट करते हो फॉरेन कंट्रीज को, उनके लिए आप फैसिलिटेट करो, उनके लिए जो भी सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री या जो भी कंपनी SEIS स्कीम के अंडर में काम कर रही है, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है सर्विस का, चाहे वो सॉफ्टवेयर मेकिंग की बात करो, चाहे मेडिकल जो टूरिज्म के लिए जो लोग आते हैं, या फिर जो लोग घूमने फिरने वैसे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो ऐसे में सर्विस का एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उन कंपनीज का रिवाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोविड-19 ने सबसे ज़्यादा जो जॉब लॉस का जो मतलब सबसे ज़्यादा जो रोजगार का नुकसान हुआ है ना कोविड-19 के चलते, वो सर्विस सेक्टर में ही देखा गया है। साथ में जो सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि आप मैक्सिमम बेनिफिट 5 करोड़ रुपए तक का दे दो, चलो कोई बात नहीं, पर 5 करोड़ रुपए तक का बेनिफिट आप अवेल कराओ, जिससे कि स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर सकें। नहीं तो अगर ये कॉलेप्स कर गए हैं तो आपको पता ही है कि हम कितनी बार देखते हैं कि हमारे यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में कितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, तो उनकी बेरोजगारी ना बढ़े, ऐसे में SEIS स्कीम में जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको अवेल कराया जाए। आप देखोगे कि जो भी सर्विस सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं जो कि सर्विस एक्सपोर्ट करती हैं, उनको इस स्कीम के अंडर में SEIS के अंडर में 5 से 7% का जितनी भी इनकम होती है ना, नेट फॉरेन एक्सचेंज जितना भी उनके पास में इनकम होती है, उस पर उनको रिलैक्सेशन मिलता है कि हाँ आपको उसको टैक्स वैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें टूरिज़्म, ट्रैवल की बात करूँ तो ट्रैवल तो बिल्कुल ही बैन हो रखा है, एकदम ही बंद हो रखा है, कौन आता है आजकल, बहुत कम। दूसरा, अभी ये सेकंड कोविड आउटब्रेक हो गया तो इसके चलते डर हो रहे हैं, हमने देखा था ना USA वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला भी केस वर्ल्ड पेज पे। ऐसे ही टूरिज़्म में चाहे वो हेल्थ टूरिज़्म हो या फिर वैसे कोई टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से आए, तो वो भी बिल्कुल रुका हुआ है। एजुकेशन है वो पूरा ऑनलाइन जितना हो रहा है, बाकी जो मेन जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो बिल्कुल हॉल्ट पे है। एविएशन सेक्टर की बात करो, डोमेस्टिक एविएशन में भी कितनी ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं, तो इंटरनेशनल एविएशन तो अलग अलग कंट्रीज़ की रिपोर्ट हम बार बार देखते रहते हैं कि इंडिया से आने जाने वाली फ़्लाइट्स को बिल्कुल ही बंद कर दिया आने वाले 15 दिन 20 दिन के लिए। तो ऐसे में कितने लोगों के रोज़गार पर असर पड़ गया है, तो उनको हेल्प करने की ज़रूरत है। ये बात बोली गई है सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा। ठीक है, और इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए फॉर्मर कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी ने भी रिक्वेस्ट की है। ठीक है, आगे अगर देखें तो एक सेकेंड कि IRDAI, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आपको सबसे पहले तो देखो ये करना है, IRDAI के बारे में शायद आपने पहले पढ़ लिया हो, मैं पहले भी बोल चुका था कि IRDAI के बारे में आपको UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से रीड आउट करना है। तो आपने नोट्स बनाए थे उस टाइम पे तो उसको रिवाइज कर लो, नहीं बनाए थे तो अब बना लो। IRDAI फॉर UPSC मिल जाएगा आपको, कंटेंट तैयार कर लो आपकी डायरी में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें तो ये बताया जा रहा है कि हेल्थ पॉलिसीज़ में जो भी प्रीमियम दी जाती है, जो भी आप इंस्टॉलमेंट देते हो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, तो बोला वो प्रीमियम हाइक नहीं हो रहा है, ये इंश्योर किया जा रहा है। क्योंकि अभी थोड़े कयास ये आ रहे थे, कुछ बातें ऐसे उड़ रही थी कि भाई जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उनके प्रीमियम को बढ़ा दिया गया है इंश्योरेंस कंपनीज़ के द्वारा। तो इसको क्लियर किया गया है IRDAI के द्वारा कि भाई ऐसा कुछ है नहीं। अभी फ़िलहाल आप देखोगे IRDAI के
जो आप देखोगे चेयरमैन सुभाष चंद्र खुंतिया हैं, आउटगोइंग, मतलब अभी इनके अलावा अब नया अपॉइंटमेंट होने वाला है। तो फिलहाल तो आप देख सकते हो नाम ये है, बाकी आप एक बार चेक कर लेना एडाई के चेयरमैन कौन है, अगर आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो तो। इसके अलावा आपके लिए एक छोटी सी टास्क है कि बद्रीनाथ धाम के बारे में, जैसे वैसे तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि छोटे धाम की अगर बात करें, देखो 4 धाम की अगर बात करें, छोटे और बड़े, ठीक है, तो छोटे 4 धाम हैं वो चारों के चारों कहाँ पर है, उत्तराखंड में, और उनके नाम देखोगे तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये चारों मिलाकर के छोटे 4 धाम बनते हैं। तो ये बद्रीनाथ जो टेम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेम्पल के रिवैम्प, दैट मीन्स इनके इसके रिनोवेशन के लिए जो ऑयल PSUज है, जैसे कि IOC हो गया, ONGC, गेल, BPCL, HPCL, ये क्या कर रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए का एक कमिटमेंट लिया है अपनी तरफ से डोनेशन का, कि बद्रीनाथ धाम को एक तरीके से फिर से बनाया जाएगा, मंदिर की में जो भी टूट फूट है उसको रिपेयर कराया जाएगा, रिनोवेशन होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए बताया हुआ है। तो रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि बद्रीनाथ धाम के बारे में आप देखो, ठीक है, यहां से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप गेन करो, ओके। इसके अलावा अगर देखें तो RBI के डिसीजन से रिलेटेड ये रिपोर्ट दी हुई है, ये हमने पहले भी देख लिया कि RBI ने अभी कल परसों क्या डिसीजन लिया कि 50,000 करोड़ रुपए का स्पेशल विंडो ओपन रखी है कि भाई जो बैंक्स हैं जो कि रेपो रेट पे RBI से उधार लेते हैं उनको 50,000 करोड़ रुपए तक की और सहायता दी जाएगी। सहायता का मतलब वो लोन ले सकते हैं, इसको बोल रहे हैं हम ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो, मतलब जिस बैंक को जरूरत है वो जाकर के विंडो पर जाके क्लिक करे और वहां से उधार ले सकता है। तो इस फैसिलिटी को अवेल कराने का मेन पर्पस जो है वो ये कि RBI तो देखो रेपो रेट के बेसिस पे लोन देगा किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को, और बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने वाली कंपनीज को। इससे क्या होगा कि आज जो हेल्थ केयर क्राइसिस आ रहा है हमारे यहाँ पे, उस क्राइसिस को टैकल किया जा सके, ठीक है। 50,000 करोड़ रुपए, तो ये चीज़ बताया हुआ है इसमें पूरा, जिसमें आप देखोगे कि एक एडवाइजरी ग्रुप भी सेटअप करने की बात की गई है, जो कि बोला जाएगा उसको रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0, क्योंकि पहले क्या हुआ था, प्रीवियस जब आउटब्रेक हुआ था ना कोविड का, उस टाइम पर एक रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी ऑलरेडी स्टैब्लिश की जा चुकी थी, उसको 1.0 बोला गया था, तो ये 2.0 हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म जो भी रेपो रेट पे ऑपरेशंस होंगे उनको अवेल कराने की बात की जा रही है, ओके। इसके अलावा और तो हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने अभी डिक्लेयर किया है कि वो इमरजेंसी असिस्टेंस देंगी इंडिया को, कितनी, 2,50,000 यूरो का। अब आपके लिए टास्क आ गया है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में जानना, क्या इसमें इंडिया का कोई रोल है, आपको जानना है। दूसरा, हेडक्वार्टर कहां पर है, कब स्टैब्लिश हुआ था, कौन कौन से कंट्रीज मेंबर हैं, देखोगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। इसमें इंडिया का रोल देख लेना आप जरूर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में घुमा दिया जाता है कि अब यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम आ गया और सवाल पूछ ले भाई इंडिया का क्या पार्टिसिपेशन है, क्या रोल है, तो आप क्या सोचोगे अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो, कि हाँ यार इन्वेस्टमेंट यूरोप का है, इंडिया क्या लेना देना होगा। तो एक बार जरूर चेक करना आप इसको, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर UPSC, पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको, ठीक है। रुपया थोड़ा सा गेन कर रहा है, अभी $1 के कंपैरिजन में रुपए की वैल्यू हो गई कितनी, 73.51, ये चीज़ बताई जा रही है। सेबी ने स्टार्टअप्स को, मतलब आप देखो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया, और जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको रिलैक्सेशन दे दिया है कि भाई आप लिस्टिंग करवाओ आप अपनी, मतलब कि आप भी कैसे भी करके अगर स्टॉक मार्केट का यूज़ करके पैसा उठाना चाहते हो मार्केट से, इक्विटी पार्टिसिपेशन इंश्योर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आसान शर्तों के ऊपर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। ये आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं हमारे पूरे डिस्कशन के लास्ट आर्टिकल पे, जो कि एक्सप्लेन पेज का हमारा एक बचा हुआ था। देखो, जो एंटीबॉडी कॉकटेल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कोविड इन्फेक्शन के टाइम पे ली थी, उस कॉकटेल को अभी इंडिया में अप्रूवल मिल गया है, और अप्रूवल देने वाली जो बॉडी है उसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें जो मेन जो 2 ड्रग्स हैं वो उसका आप देखोगे कि इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था,
इस कॉकटेल का मैंने बता दिया मिक्स है ये, ठीक है। और एंटीबॉडी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में अगर कहीं भी कोई पैथोजन का या कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी एक्सटर्नल सब्सटेंस का या फॉरेन एलियन पार्टिकल का या एलियन सब्सटेंस का अटैक हमारी बॉडी पे हो रहा है, तो उस केस में हमारी बॉडी उसको किल कर दे, उसका इन्फेक्शन के चलते हम बीमार ना पड़े या हमारी बॉडी को हार्म ना हो। तो ये काम करने के लिए हमारी बॉडी में होती है एंटीबॉडी। तो ऐसे में ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये एंटीबॉडीज का कॉकटेल है, दैट मीन्स मिक्स है। ये स्विट्जरलैंड बेस्ड एक ड्रग मेकर है रॉश, उनके द्वारा बनाया गई थी ये जो ड्रग थी वो, ठीक है। ड्रग में दो एंटीबॉडीज हैं, एक का नाम है कैसिरिवीमैब, एक का नाम है इमदेवीमैब। ये देखोगे कैसिरिवीमैब और एक इमदेवीमैब। तो ये नाम लिख ही लो आप कि रिसेंटली कैसिरिवीमैब और इमदेवीमैब ये न्यूज़ में थी। ये क्या है? ये बेसिकली एंटीबॉडीज़ है। तो ये देखोगे कि ये जो दो एंटीबॉडीज़ का कॉकटेल अलग अलग ये है ना, तो इसमें आप देखोगे कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया गया है इसका। और ये आप देखोगे इसमें काम क्या है, वो है कि इन दोनों में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं ये, जो कि लेबोरेटरी में डेवलप की गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो हमारे इम्यून सिस्टम को मिमिक करता है। मतलब आप जैसे ही एंटीबॉडी किसी भी कोविड-19 इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की बॉडी में इंसर्ट करोगे तो उससे क्या होगा कि ये प्रोटीन जो हमारी बॉडी में है उसको मिमिक करेगा। मिमिक का मतलब कॉपी करेगा, ठीक है। और ऐसे में कोई भी पैथोजन, हार्मफुल पैथोजन का अगर हमारी बॉडी पे अटैक होता है तो वो जो प्रोटीन डेवलप हमारी बॉडी में ऑलरेडी हो रखा है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देगा, क्वांटिटी में बढ़ जाएगा। तो ऐसे में उस पैथोजन को कंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं कैसिरिवीमैब और इमदेवीमैब के द्वारा किया जाता है। तो इसमें मेन काम क्या है इन दोनों ड्रग्स का, वो ये कि आपको पता है कोरोना वायरस में क्या होता है, स्पाइक्स निकले रहते हैं बाहर की तरफ, आपने बहुत देखे होंगे स्पाइक्स, इसीलिए कोरोना नाम दे दिया। तो ये स्पाइक वाला जो प्रोटीन है ना SARS-CoV-2 का, उसको ही कहीं ना कहीं नलीफाई करने का काम करती हैं ये ड्रग्स। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो कोरोना वायरस है उसकी बाहर का जो स्पाइक्स वाला प्रोटीन है वही अगर नलीफाई हो गया तो कोरोना वायरस ह्यूमन सेल्स के साथ में, हमारी शरीर की कोशिकाओं के साथ में अटैच नहीं हो पाएगा। और अटैच नहीं हो पाएगा तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा कि हम इन्फेक्शन से बच जाएंगे। तो ये है इसका काम। और इसमें मेन जो काम है वो यही है कि कैसे भी करके न्यूट्रलाइजेशन का जो एक पोटेंसी है कि ये जो पूरा काम कर रही है दोनों, ये जो कॉकटेल है एंटीबॉडी की कॉकटेल, ये क्या करेंगी, न्यूट्रलाइज कर देंगी उसको, वायरस की प्रोटीन को। तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन नहीं होने दिया जाएगा। तो यही चीज़ बताई जा रही है इसमें। अब और तो बताया जा रहा है कि डोनाल्ड अब किस कंडीशन में रखा जाता है और देने का तरीका क्या हो सकता है। तो इन दोनों ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के तरीके हैं। एक तो है इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न। इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न का मतलब जो वेन्स होती है ना हमारी बॉडी में, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, डिफरेंट ऑर्गन्स से ले जाती है, कहाँ पे, हार्ट के पास में, ठीक है। एक बार थोड़ा सा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा ह्यूमन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अगर जानना हो तो थोड़ा देखोगे आप तो थोड़ा और समझ में आएगा वहाँ पर कि लंग्स से ब्लड लेता है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो पहुंचता है हार्ट के पास में, हार्ट पंप करता है उस ब्लड को और वो ब्लड पहुंचता है ऑर्गन्स के पास में। ऑर्गन्स उस ब्लड की ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और जो ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद में ब्लड बच गया तो इसका मतलब हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर बाद में हार्ट के पास में फिर भेजा जाता है और हार्ट पंप करके उस ब्लड को भेज देता है लंग्स में। तो ऐसे करके सर्कुलेटरी मैनर में काम करता है पूरा हमारा सिस्टम। अब इसमें आप देखोगे कि जो ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा है और वो ऑक्सीजनेटेड है, वो तो जाता है देखो आर्टरीज से, ठीक है। जो हमारी जो नसें होती हैं उनको बोलते हैं आर्टरीज, जिनमें हार्ट से ब्लड बाहर निकलेगा, ऑर्गन्स के पास में जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स के पास में, और उनमें आर्टरीज में ब्लड जो जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन ले जाता हुआ ब्लड। और जबकि वेन्स में क्या होगा, जो ऑर्गन है उस ऑर्गन से हार्ट की तरफ जो ब्लड आएगा जो कि डीऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि ऑर्गन ने ऑक्सीजन यूज कर ली। तो ऐसे में
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली जो भी हमारी नसें होती हैं उनको वेन्स बोला जाता है। उन वेन्स के अंदर ही आप ये करते हो, इसलिए क्या बोल दिया इसका, इंटरवीनस इन्फ्यूजन, जो ड्रिप लगती है ना डॉक्टर लगाते हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। आ गई समझ में। दूसरा सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट का मतलब क्या हो गया, दोनों तरीके से। एक तो हो गया कि आपके वेन्स जो हैं उनमें ड्रिप लगा दे, आपके हाथ में या पैर में जहां पर भी दिखे, ये जो वेन्स दिख जाए वहां पर इंजेक्शन के थ्रू या फिर ड्रिप के थ्रू। और एक होता है सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट के अंदर क्या होता है कि जैसे वैक्सीनेशन लगवाते हैं, तो वैक्सीनेशन में आर्म में या लेग में या थाई में कहीं पर भी या हिप में आप मतलब सीधा वैक्सीनेशन को जो सिरिंज होती है, निडल होती है, उसको इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर वहां पर सिरिंज को इन्फ्यूज कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस रूट। तो दोनों तरीके से, सीधा ब्लड में भी ये ड्रग दी जा सकती है, तो मसल्स के थ्रू भी दिया जा सकता है। ठीक है, सबक्यूटेनियस का मतलब होता है चमड़ी के नीचे। ठीक है, और इन ड्रग्स को होल्ड करने का जो टेम्परेचर दैट इज 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक आप पेशेंट जो हैं जिनकी उम्र 60 साल या फिर उनके साथ कोई भी ऐसा कोविड-19 इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है जो कि कोमॉर्बिडिटीज से ग्रसित है, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जैसे हार्ट से रिलेटेड हो, क्रॉनिक लंग डिजीज़ हो, कोई अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही हो, डायबिटीज़, तो ऐसे में इन लोगों को इस ड्रग कॉकटेल, एंटीबॉडी कॉकटेल का बहुत फ़ायदा मिलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन्हीं का यूज़ किया था। अच्छा, इंडिया में कौन करने वाला है? इंडिया में देखो इसमें पार्टनरशिप करेगा सिप्ला, तो जो कि एक अच्छी बात भी है। इसके अलावा आप देख सकते हो बाकी चीज़ें तो इतनी वही है, इंटरनेशनल चीज़ें। सबसे पहले इसका अप्रूवल दिया गया था, इस ड्रग कॉकटेल को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया था यूएस में। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देख सकते हो धीरे धीरे और भी कंट्रीज़ में ये चीज़ एक्सेप्ट की जा रही है, जो कि अच्छी बात है कि एक ऑप्शन और मिल रहा है। ड्रग अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसके साथ में डिस्कशन यहीं पे ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।